नमस्कार। हिंदगी हिंदी है जिंदगी के इस मंच पर आज मुझे सौभाग्य मिला है आप लोगों से बातचीत करने का। मैं इसके लिए डॉक्टर ऋषि शर्मा जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया है। और आप सभी साहित्य के रसिक श्रोताओं का, जो भी इस नेटवर्क से जुड़े हैं, इस पृष्ठ से जुड़े हैं, उन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है और खुशी है कि आप बचपन और बाल साहित्य पर जो विषय आज मुझे दिया गया है उसके बारे में मेरी बात सुनने के लिए आए हैं। बात यह है कि जब भी बचपन की बात होती है, बचपन याद आने लगता है, हम सभी को याद आता है जैसे हम काफी दूर आ चुके हैं। हमारा भी बचपन था। बचपन, बाल साहित्य की बात तो फिर आएगी, लेकिन वो बचपन, जिस बचपन को हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं और उस बचपन को याद करते हैं। आपको बताऊं मैं कि मैं प्राचीन काल का आदमी हूं, बहुत पुराने समय से आया हूं, काल यात्री हूं, समय की यात्रा करता रहता हूं। अतीत में जाता हूं, वर्तमान में आता हूं, भविष्य में भी जाता रहता हूं। तो आपको करीब 100 वर्ष पहले ले चलता हूं। जन्म तो उनका 1904 में हुआ। ये मान के चलता हूं कि 1915-20 के बीच हो सकता है उन्होंने लिखा होगा, जो शायद हम सभी को याद आती रहती हैं वो पंक्तियां। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, बार बार याद आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। हर बच्चा कितना मस्त रहता है, उसमें हम भी रहे थे। लेकिन आज उम्र के इस मोड़ पर आकर, जो भी जिस मोड़ पर है उम्र की जीवन यात्रा में, कितना कुछ छूट जाता है और कितनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उत्तरदायित्व आ जाते हैं और हम लोग आ, उस बचपन से बहुत आगे निकल चुके होते हैं। लेकिन जो लोग, जो बच्चों के लिए ही लिखना चाहते हैं, जो उस बचपन को याद रखना चाहते हैं, उसके साथ ही उस बचपन को देख के, उन बच्चों के मनोविज्ञान को समझकर उन बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें साहित्य की दुनिया में ले जाना चाहते हैं, उन्हें किस्से कहानियां सुनाना चाहते हैं, उन्हें कविताएं और गीत सुनाना चाहते हैं, उन्हें नाटक सुनाना चाहते हैं, तमाम साहित्यिक विधाओं में जो कुछ लिखा जाता है वो उनके लिए लिखना चाहते हैं, तो उस समय बहुत याद आता है वो बचपन। थोड़ा और पीछे ले चलता हूं। जब भी किस्से कहानियों की बात होती है, गीत और लोकगीतों की बात होती है, पहेलियों की बात होती, लोरी की बात होती है, तो मैं बिल्कुल अपने वही पूर्वजों के पास पहुंच जाता हूं जो आखेट करते थे और कंदमूल फल इकट्ठा करते थे और गुफाओं में जीवन यापन कर रहे थे। वो भी तो सुनाते होंगे ना। वो भी तो अपने बच्चों को आखिर, जब बच्चा रोता होगा तो किसी तरह उसको बहलाते होंगे, उसको चुप कराने के लिए कुछ तो कहते होंगे। मैं प्रकृति की गोद में पैदा हुआ। मेरे गांव के चारों ओर घने जंगल थे जिनमें शेर, बाघ, भालू और तमाम वन्य जीव होते थे। तो हमें हमारी बोली में एक लोरी सुनाई जाती थी, क्योंकि जब बड़े हो गए थोड़ा तो देखा बच्चों को कैसे सुनाई जा रही है। तो उसमें कहा जाता था कि चुप हो जा बच्चे, तेरी माँ अभी जंगल गई है घास काटने के लिए और तेरे लिए वो बहुत सुंदर सी चिड़िया पकड़ कर लाएगी, तू उस चिड़िया से खेलेगा। ठीक है, माँ गई हुई है घास लेने के लिए, वो आएगी। तो इस तरह शायद वो भी तो कुछ कहते होंगे, वो भी तो जंगलों के बीच रहते थे। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ घटनाएं घटती होंगी वो किससे कहानियां बनते होंगे। जब बारिश को बरसते और बादलों को उमड़ते हुए देखता होगा वो सारा जंगल, और वो सब नहा उठता होगा बारिश में, तो गीत फूटते होंगे, कविता फूटती होगी, और उसमें कुछ गीत भी हो सकता है अपनी उस भाषा में, अपने उसमें कुछ कुछ रचता होगा।
वहां से शुरू हुआ होगा, ये मानता हूं मैं। और जब नदी तटों पर आ गए और वहां परिवार बसने लगे और पशुपालन भी कर लिया, छोटी छोटी पिल्ले पकड़ के ले आए, शावक पकड़ के ले आए बच्चों को उनके जानवरों के, तो पशुपालन शुरू कर लिया। बच्चे उनसे भी खेलने लग गए। अब उनको देख करके पता लगा, मुझे लगता है कि पशु पक्षियों की जो कहानियां पहले केवल शिकार आखेट में होती होंगी, और अब उनकी जो कविताएं हैं, कहानियां हैं, किस्से हैं, वो हो सकता है उस पर होने लगे हों कि जानवरों के बचपन से लेकर के, शावकों से लेकर के बड़े होने तक, और वो जानवर आपस में क्या कह रहे थे, जब हम इसको लाया तो इसकी माँ ने क्या कहा, इसके पिता ने क्या कहा, ये सब हो सकता है इस तरह कहते हो। ये सब केवल अतीत के गर्भ में है, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़े, गांव, कस्बे, शहर, कंक्रीट के जंगल और नगर और महानगर बन गए। तो इसमें दुनिया बदलती है इस तरह से। दुनिया बदलती है जब खेती कर रहा था मनुष्य, पशुपालन कर रहा था, उस समय की वो किस्से, कहानियां, कविताएं, गीत, लोकगीत, वो भी बदले होंगे, क्योंकि समय बदला। समय ने जो ही करवट ली, तो फिर उस तरह से उनके लिए कहा गया होगा। लेकिन इसमें एक चीज हमें याद आती है कि तब तो केवल मौखिक था सब। लोरियां मौखिक थी, कविताएं, गीत, लोकगीत सब मौखिक थे, क्योंकि तब तक तो आविष्कार ही नहीं हुआ था किस तरह लिखें। तो धीरे धीरे वाणी का, शब्दों का, जब वो एक भाषा बनती चली गई और उसके बाद लिपि का विकास हुआ, जब लिपि बन गई तो कैसे लिखें। पहले तो लकड़ियों के टुकड़े, पत्थर, रस्सियों में गांठें लगा के इस तरह से समझाने की कोशिश हुई। लेकिन जब इसमें भोजपत्र मिल गए, ताड़पत्र मिल गए, तो उसके बाद ये हुआ कि लिपि आ गई और उस लिपि में कुछ लिखने लग गए। तो इस तरह से जो है, भोजपत्रों से, ताड़पत्रों से होते हुए जो है, जब कागज का आविष्कार हो गया, कागज का आविष्कार होकर के उस पर लिपि जो है उस पर आ गई और कागज पे लिखा जाने लगा। तो जो मौखिक किस्से, कहानियां, कविताएं, गीत थे, वो सब कागज पे आ गए। और कागज पे आकर के अब बाल साहित्य जिसको हम कह सकते हैं, कि वो बच्चों के लिए जो लिख रहे होंगे, जो लोरियां लिख रहे होंगे, जो गीत लिख रहे होंगे, वो उस कागज पे जब उतरी होंगी, ताड़पत्रों पर और भोजपत्रों पर उतरी होंगी और आगे चल के कागजों पर, तो वो वो उसने जन्म दिया होगा बाल साहित्य को। लेकिन बाल साहित्य क्यों, बच्चों पर ध्यान कब गया, और ध्यान लोगों का कब गया, हमारे देश में कब गया, इसकी बात करेंगे अभी। पहले उनको देखते हैं जहां पश्चिम में जो है, हम वहां से चलते हैं। मैं आपको समय यात्रा में पश्चिम में ले चलता हूं। वहां धीरे धीरे जब वो बच्चों को सुनाने लगे, तो वो कल्पना में अपने परियों की कहानियां सुनाने लग गए। परियों की कहानियां, उसमें लाल, पीली, हरी, नीली परियां चली आई। पहले परियां वैसे ही उतरी, उसके बाद उन परियों पे पंख आ गए, वो उड़ने भी लगी, फिर उनके हाथ में जादू की छड़ी भी आ गई, और इस तरह से परियों का एक संसार बुन लिया उन्होंने अपनी कल्पना में। उन उन चीजों को लिख करके उन्होंने बच्चों को बताना शुरू किया, परिकथाएं शुरू हो गई। अब वो एक से एक मजेदार परिकथाएं सुनाते थे, ऐसी ऐसी मजेदार कहानियां सुनाते थे कि जर्मनी में दो भाई थे, ग्रिम बंधु कहलाते हैं। उन ग्रिम बंधुओं ने सुना, उन्होंने कहा, अरे ये तो बड़ी मजेदार चीजें हैं, ऐसा करते हैं, चलो गांव गांव चलते हैं और बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं, भाई दादी नानी इन सबसे सुनते हैं, देखें क्या क्या कहा गया है। तो उन्होंने क्या किया कि उनको सुन सुन के लिखना शुरू किया। अब तो लिपि थी, भाषा थी, और वो उसको लिखते चले गए। लिखते 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 उनके पास जो है बहुत सारी परियों की कहानियां हो गई। उन परियों की कहानियों को उन्होंने प्रकाशित कर लिया, अब किताब छप गई। 1812 में, सन 1812 में ग्रिम बंधुओं की पहली पुस्तक परियों पर आ गई। परियों की कहानी, परिकथाएं। अब इसी तरह से परियों की कहानियां बढ़ती रही, लोग कहते रहे, और उसमें परियों में पंख भी आ गए। वो तो उस दौरान भी कल्पनाओं में जो है परियां, पंखों वाली परियां आ चुकी थी उसकी। और उसके बाद 1824 में, 1824 में जो है उस समय
दूर डेनमार्क में एक बहुत ही समर्पित जो है बाल साहित्यकार थे, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। एंडरसन ने देखा कि ये तो बड़ी रुचि लेते हैं इसमें, तो उसने नई परिकथाएं रची और उन परिकथाओं को लेकर के उन्होंने एक से एक नई, मतलब राजा के नए कपड़े और ये जल परी और ये तमाम इस तरह की कहानियां लिखी हैं उन्होंने। उसके बाद आगे चल के काफी बीच में लिखा जाता रहा, बहुत कुछ लिखा जाता रहा इस बीच। इसमें भूत प्रेत आ गए, इसमें बौने और बहुत ही विराट शरीर वाले लोग भी आ गए, और इसमें जो है जादूगर और तरह तरह के, मतलब कई तरह के उसमें कैरेक्टर्स आने लगे, इस तरह के चरित्र आने लगे। तो 1865 में जाकर के लेविस कैरोल जो थी, लेविस कैरोल अंग्रेज लेखिका थी, और उन्होंने जो है अपनी किताब लिखी लेविस कैरोल ने, और एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड वो तो उस आश्चर्य लोक में ले चली। ये पश्चिम के बच्चों की बात हो रही है, और आपको ये याद है कि हमारा देश तो इसमें जो है 47-48 में जाकर के उसके बाद हमने आज़ादी का स्वाद चखा है। उससे पहले तो तरह तरह, पहले सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत बनी और सुल्तानों का राज रहा, फिर मुगल राज रहा, उसके बाद अंग्रेज आ गए। वो सब अंग्रेजों के शासनकाल में हमारे पास यही पुस्तकें सब आती रही। ये जो है विलायत से और अमेरिका से जो सैनिक आते थे ना, वो सब ये किताबें लाते थे, और इनके माध्यम से हमें ये कहानियां पढ़ने को मिली। हमारे बच्चे भी उनको पढ़ते थे, तमाम अंग्रेज भी थे जो हमारे देश में रह रहे थे। तो इस तरह से वो जो परियों की कहानियां बनी, उन परियों की कहानियों को धीरे धीरे पूरी दुनिया में, जहां जहां जिस देश में भी अंग्रेजी पढ़ी जाती थी, या जहां उपनिवेश थे इन्होंने बनाए हुए थे, जहां इनका राज था अंग्रेजों का, उन्होंने वहां वहां वो पुस्तकें भी प्रचलित की, शिक्षा के माध्यम से भी और वैसे भी पढ़ने के लिए बाजारों में वो किताबें डाल दी। तो इस तरह हम परियों की, भूत प्रेतों की, जादूगरनियों की, जादूगरों की उन कहानियों में थे, और उस समय के बच्चों के लिए वो रचना संसार जो था उसमें घूमते थे। वो उस कल्पना लोक में घूमते थे, क्योंकि बाल साहित्य उस तरह का था। वो बाल साहित्य उस समय परिलोक का बाल साहित्य था। साथियों, उसी बीच एक बड़ी मजेदार चीज हुई। सन 1818 में पीबी शैली, एक बड़े प्रसिद्ध जो अंग्रेज कवि हुए हैं ना, उनकी श्रीमती जी जो हैं मैरी शैली, उसने एक कहानी लिखी फ्रैंकनस्टाइन, जिसको बच्चे आज भी पढ़ते हैं। सैकड़ों उस पर फिल्में बनी हुई हैं, और आज भी उसको कि कैसा रोमांच है फ्रैंकनस्टाइन। और फ्रैंकनस्टाइन तो एक प्रतीक बन गया, एक राक्षस का, एक दैत्य का, कि एक मनुष्य रूप में कैसा जो है एक राक्षसी प्रवृत्ति का एक कोई जीव हो सकता है, ऐसे बन गया। ये 1818 में लिखा, लेकिन इसके लिए आधार उन्होंने लिया एक वैज्ञानिक प्रयोग को। उसमें जो है गलवानी का प्रयोग था, जिसमें मेढक की टांग को तारों को जोड़ करके वो उसमें हरकत करा दी थी। इससे क्या हुआ कि अरे, ये तो एक मरे हुए मेढक की टांग में हरकत हो गई है, तो ऐसे अगर उनके अंग काट करके एक बना दिया जाए कोई जीव, ऐसा विचार आया मैरी शैली के मन में। तो उसने फ्रैंकनस्टाइन की रचना कर डाली। फ्रैंकनस्टाइन जो है राक्षस शवों के विभिन्न अंगों को काट करके वो बन गया। यहाँ एक बड़ी मजेदार चीज हुई, जो परी लोक से, जो परी कथाएं, भूत प्रेतों की कथाएं थी, उनसे यहाँ ऐसा हुआ कि कुछ हो भी सकता है, केवल कल्पना में नहीं है, क्योंकि परी किसी ने देखी नहीं थी, कोई जानता नहीं था। तो उन परियों की जगह पर एक ऐसा जो कि मनुष्यों के अंगों को काट के बनाया गया, उस पर लोगों को, पाठकों को, बच्चों को ज्यादा विश्वास हुआ। हाँ, ऐसा तो हो सकता है, ऐसा शायद हो सकता है, ऐसा तो प्राणी बनाया जा सकता है। ये एक विश्वसनीयता जो बनी, तो इससे एक नई तरह की कहानी शुरू हो गई। उस नई तरह की कहानी में क्या हुआ कि आगे चल करके विज्ञान जिस जिस तरह थोड़ा थोड़ा करके विज्ञान आगे बढ़ रहा था, नई खोजें हो रही थी। अब विज्ञान और साहित्य में मैं अंतर नहीं मानता हूं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, क्योंकि दोनों विषय हैं। पहले तक जो दार्शनिक होते थे, प्रकृति विज्ञानी कहलाते थे, वो तो साहित्य भी रचते थे और वो तो प्रकृति को भी पढ़ते थे।
आज भी प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का जो हम पता लगाते हैं, जिन्हें हम वैज्ञानिक कह देते हैं, वो एक अलग तरह का वर्ग बना दिया है, वो भी वही काम कर रहे हैं जो हम मनुष्य के पूरे समाज को और मनुष्य की भावनाओं के जरिए मनुष्य को समझने की कोशिश करते हैं, वो साहित्य कहलाता है। तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो साहित्यकार भी तो वही काम कर रहा है, लेकिन वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से और उसका प्रमाणीकरण करके, उसको सिद्ध करके वो गूढ़ रहस्यों का पता लगा रहे हैं। तो ये जो रहस्य पता लगते गए, विज्ञान आगे बढ़ता गया, विज्ञान की जब खोजें सामने आने लगी, तो ये हुआ भाई इसमें तो बड़ी गुंजाइश है, बड़ा काम हो सकता है। सन 1863 में बैलून में 5 सप्ताह, ये जूल्स वर्न ने, फ्रांस का लेखक था, उसने जो है उपन्यास लिख दिया। वो क्यों लिख दिया? क्योंकि गोल्फियर बंधु जो है वो उड़ान भर चुके थे और उसमें एक मुर्गी, बत्तख और ये उनको भेज चुके थे। तो उसने रोमांचक यात्राओं पर लिखना शुरू किया। पहले बैलून में ले गया, उसके बाद वो एक सुप्त ज्वालामुखी से धरती के गर्भ में पहुंच गया, पृथ्वी की, वहां दिखाया 20,000 अंडर द लीग्स अंडर द सी, उसने समुद्र के गर्भ में पहुंचा दिया। उसके बाद उसने जो है तोप से छोड़ करके, एक जो आज स्पुतनिक की कल्पना करते हैं उस तरह से उसने चंद्रमा तक भेज दिया, मनुष्य को चंद्रमा तक पहुंचा दिया अपनी कल्पना। ये चीजें बड़ी बच्चों को अच्छी लगी, उन्होंने कहा ये तो बहुत शानदार चीज है और ऐसा हो सकता है, ये चीज हो सकती है, आज नहीं तो कल हो जाएगी। ये जो आज हो सकता है या कल जो हो सकता है, ये इसने एक आधार दिया, एक पुष्ट आधार दिया उन कहानियों को, उन कविताओं और गीतों को, जिनको लोग सोचते थे कि अब इसमें से ये संभावना हो सकती है और ये संभव हो सकता है इस तरह से। तो जैसे जूल्स वर्न ने लिखा, उसके बाद मनुष्य पर ध्यान दिया एक अंग्रेज लेखक थे बहुत प्रसिद्ध, एच जी वेल्स ने लिखा। उन्होंने मनुष्य की भावनाओं पर और उसके समाज पर ध्यान दिया, उसकी कहानियां लिखी। जूल्स वर्न ने रोमांचक यात्राएं लिखी, तो एच जी वेल्स ने जो है मनुष्य और उसके समाज पर ध्यान दिया, गंभीर साहित्य लिखा उस तरह का, और अंग्रेजी साहित्य में बहुत वो माना जाता है। उसने कुछ ऐसी दो खोजें तो ऐसी की जिसको कि आज भी आप और हम सब मान के चलते हैं, लेकिन वो आज भी हमारे सामने आ नहीं पाए। उसमें से पहली थी टाइम मशीन। 1895 में उसने वो लिखी थी, टाइम मशीन। वो टाइम मशीन में बैठ करके, जैसे मैं जाता हूँ आता हूँ, तो मेरे पास भी एक टाइम मशीन है, मेरी कल्पना, उसका नाम मैंने रखा है कल्पना, यानी कहता हूँ कई बार मैं, वो मेरी टाइम मशीन है जिसमें मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य की यात्राएं करता रहता हूँ। लेकिन ये देन जो है जी वेल्स की है, जिसने एक टाइम मशीन की कल्पना की और समय में वो आगे पीछे चल सकते, बनी नहीं है अभी तक, लेकिन दुनिया में हजारों कहानियां टाइम मशीन को आधार बना के लिखी गई हैं। अब इसके बाद आप ये देखिए कि उसने लिखा द इनविजिबल मैन, अदृश्य आदमी। अरे उसको तो आज भी बच्चे उसको पढ़ते हैं, टाइम मशीन को भी पढ़ते हैं, सब पढ़ रहे हैं, अभी भी वो किताबें छप रही हैं। कहाँ सन 1895 और कहाँ आज 2020, लेकिन अभी भी छप रही हैं और उन किताबों को पढ़ रहे हैं। और 1897 में उसने एक किताब लिखी, एक उपन्यास लिखा, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, तो उसने उसने पहली बार ऐसी कल्पना जो है लोगों के सामने रख दी, उसका नाट्य रूपांतर भी हुआ, रेडियो पे प्रसारित भी हो, वो कथा एक नाट्य रूप उसका। तो वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स में उसने किया कि जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के वासी हैं और उन्होंने पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया है। अब पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया है, दहशत फैल गई है, अमेरिका में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए, कनाडा में निकल आए, इतना, मतलब ये एक कल्पना थी सारी। लेकिन उस कल्पना में एक चीज होगी, वो चीज ये हुई कि इसके माने अन्य लोगों में भी जीव हो सकते हैं, बुद्धिमान जीव हो सकते हैं, मंगलवासी पृथ्वी पर आ सकते हैं। अब लोगों का दिमाग घूमा कि अरे पृथ्वी ही सब कुछ नहीं है। इस बीच वैज्ञानिक खोजें हो गई थी और ग्रहों की खोज के लिए तमाम कोशिशें शुरू हो चुकी थी। तो अन्य लोकों में, अन्य ग्रहों में, उपग्रहों में, जितने चंद्रमा हैं तमाम ग्रहों के, उनमें
या इस विशाल ब्रह्मांड में किसी अन्य लोक में, वहां भी तो हो सकते हैं, केवल हमारी पृथ्वी में थोड़ी होंगी। इससे क्या हुआ कि वो जो पृथ्वेतर जो प्राणियों की कल्पना की गई, बुद्धिमान जीवों की कल्पना की गई, वो एलियन कहलाए। एलियन जिनको कोई नहीं जानता, अजनबी, अनजान। आज एलियन के नाम से बच्चों से कहिए, वो एकदम से जो है चौंक जाते हैं। एलियन, अच्छा एलियन होते हैं क्या? मैंने कल ही सुनाई, कल ही एक कहानी मैंने, जश्न बचपन संस्था एक काम कर रही है शिक्षकों की, और तमाम बच्चे उससे जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो कल उन्होंने जो है वो कहानी सुनी। उसमें शुक्रवार को सुनाई थी मैंने, परसों। और उनकी इतनी जिज्ञासाएं उसके बारे में, इतनी जिज्ञासाएं कि क्या एलियन सचमुच होते हैं, वो ऐसे भी तो हो सकते हैं, वो ऐसे भी तो हो सकते हैं। उनकी कल्पना को पंख मिल गए। ये आज हो सकता है साथियों, क्योंकि आज से 100, 500, 1000 साल पहले जो है, तब तो भूत प्रेत सोचे जा रहे थे, परियां सोची जा रही थी सब। तो ये समय का परिवर्तन जो है, जो समय करवट बदलता है, उस करवट बदलने में किस तरह से समय के साथ साथ बच्चों की दुनिया बदलती है, मैं उस बिंदु पर आना चाह रहा हूं, मैं उस बात पर आना चाह रहा हूं कि शुरू से लेके अब तक जो समय बदलता रहा है, समाज का, जैसे कहते हैं ना, साहित्य समाज का दर्पण है। वो दर्पण साहित्य जो है, वो चाहे बाल साहित्य हो, वो चाहे बड़ों का साहित्य हो, वो अपने उस समय को दिखाता रहा है। तो ये एक ऐसा समय था जब हमें परियां ही परियां दिख रही थी, भूत प्रेत दिख रहे थे, बौने और जादूगरनियां दिख रही थी। फिर एक समय आया जिसमें हमें जो है रोमांचक यात्राएं दिखने लगी। फिर एक समय आया जिसमें तमाम कल्पनाओं के एक से एक कल्पनाएं जो है वो होने लगी। हवाई जहाज बने ही नहीं थे, तो उन कल्पनाओं में जो है जो कहानियां लिख रहे थे, अच्छा उसमें केवल ये नहीं कि जिनको आप विज्ञान का कह दें, उनमें एक से एक मास्टर क्लासिक्स लिखने वाले जो साहित्यकार हैं, वॉल्टियर जैसे हो गए, दोस्तोवस्की हो गए, या इस तरह के तमाम नाम हैं, वो भी लिख रहे थे। वो लोग भी मतलब इस तरह की कल्पनाएं कर रहे थे। उनमें एडगर एलन पो लिख रहे थे उसमें। तो उन लोगों ने जो कल्पना की, उनसे एक नई किस्म की कहानियों का एक संसार रच गया सारा। फिर आगे बढ़े। अब हमारे यहाँ क्या हुआ कि इतनी परियों की बातें हो रही हैं, आप में से कोई ये बताएगा कि हमारे यहाँ कोई परी कभी कभी आप लोगों ने पढ़ी, कभी देखी? हमारा भारतीय जो वांग्मय है, हमारा जो प्राचीन साहित्य है, आपने कभी परी के बारे में पढ़ा? क्या कहीं परी, एक परी कभी दिखाई दी किसी को? नहीं साथियों, हमारे यहाँ परियों की कल्पना नहीं की गई। परियां हमारे बच्चों के पास विदेश से आई हैं। मैं इसीलिए आपको समय की यात्रा पर विदेश ले गया था, पश्चिम ले गया था, ताकि मैं आपको बता सकूं कि वहां जो परियों की परिकल्पनाएं हो रही हैं, वो परियां हमारे यहाँ किताबों के जरिए हमारे बच्चों के पास तक पहुंची हैं। परियां हमारे यहाँ कल्पना में नहीं थी। तो क्या था हमारे यहाँ? हमारे यहाँ भी तो सोच रहे थे, सैकड़ों वर्ष से हमारे यहाँ भी तो उसमें काम चल रहा था। हाँ, चल रहा था। उसमें मत्स्य पुराण कहलाता है, हरिवंश पुराण कहलाता है। उसमें जो है, जिनमें हरिवंश पुराण का जो है वो कहलाता है, कृष्ण बलराम के बचपन का सारा जिक्र आता है, जैसे उनके उनके बाल्यकाल का आता है, अलर्क का, स्कंद का, इनका जो है ये पुराणों में उनका वर्णन आता है। तो बच्चों के जीवन पर, बाल मनोभावों पर तमाम चीजें लिखी गई। और कई बार कई लोगों को ये लगता है ये पुराण की बात क्यों कर रहे हैं, उपनिषद की बात क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए करता हूं कि अगर हम किसी छोटी सी चीज का उदाहरण देने के लिए संदर्भों में अगर बेबीलोन का उदाहरण दे सकते हैं, रोम का उदाहरण दे सकते हैं, तो क्यों नहीं हम अपने भी वांग्मय में देख सकते हैं कि वहां भी हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज ऐसे कल्पना कर रहे थे। हाँ, वो कर रहे थे। तो उसके बाद मेरे मन में सदा ये आता था कि जो है, हमारे कवियों के पास ये बच्चों के लिए कल्पना, ये जो सूर आएंगे आगे, जो कृष्ण की कल्पना, ये कहाँ से आ गई होगी इस तरह की। लेकिन सूर के पास चलने से पहले ऐसा करते हैं, 1253 में पटियाली में, जो आज एटा जिला है हमारा,
उत्तर प्रदेश में। वहाँ एक बहुत बड़े साहित्यकार का जन्म हुआ। उस साहित्यकार का नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है सूफी संत थे और लेखक थे, और उन्होंने बहुत साहित्य रचा। हमारा हमारे भारतीय जनजीवन से जुड़ा हुआ भी लिखा। बच्चों के लिए उन्होंने पहली बार पहेलियां रची, उन्होंने उन्होंने कविताएं लिखी, उन्होंने गीत लिखे, लोकगीत लिखे। और तमाम लोकगीत ऐसे हैं जो आज भी गाए जा रहे हैं, तमाम पहेलियां हैं जो आज भी पूछी जाती हैं। एक थाल मोती भरा, सबके सर पर औंधा धरा, थाल वह चारों ओर फिरे, मोती फिर भी एक न गिरे। ये बच्चों के लिए तब लिखा गया था। आकाश इसी तरह से, हरी थी मन भरी थी, 9 लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। भुट्टा मक्का, बच्चे आज जानते हैं उसके बारे में। ये चीजें वो लिख रहे थे, और उस समय भाषा बन रही थी हमारी हिंदी। अब हिंदी बाल साहित्य की ओर हम आ रहे हैं। उस समय हिंदवी कहलाती थी। उस हिंदवी में जो है खड़ी बोली जो है खड़ी हो रही थी, खड़ी बोली अपने पैर टिका रही थी। और आज जो हमारी हिंदी है, जो खड़ी बोली है, ये किस तरह से आगे बढ़ रही थी, इसका जो मूल जनक जो उस समय मानते हैं, जिसने उसमें साहित्य रचा, वो अमीर खुसरो को माना जाता है। अब मेरी जिज्ञासा, मैं भी, मेरे भीतर भी मेरा एक बचपन का जो एक मेरा बचपन है वो मेरे भीतर है। वो बच्चा सदैव मेरे भीतर रहता है। जब भी बच्चों के बारे में बात करता हूँ, सोचता हूँ, लिखता हूँ, तो वो भीतर से तमाम सवाल करने लगता है। तो वो मुझे बहुत पूछा करता था कि ये सूर कहते हैं कि वो तो नेत्रहीन थे, सूर नेत्रहीन थे, तो फिर कृष्ण के बारे में इतनी बारीक चीजें उन्होंने कैसे लिखी। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, माँ तो मुझे तो चांद खिलौना चाहिए, चांद का उन्हें क्या पता सूर को। तो फिर या तो उनके नेत्र थे, और अगर नेत्र नहीं थे तो पहले तक तो इसका सीधा सा उत्तर था कि उन्हें एक दिव्य शक्ति प्राप्त थी, और पहले के बच्चे सुन लेते थे, आज के बच्चे तो पीछे पड़ जाएंगे। वो अंकल, दिव्य शक्ति क्या होती है, वो कैसे हो सकती है, अच्छा वो क्या एक्सरे से कुछ अलग है, वो क्या एमआरआई करते होंगे। आज का बच्चा तो ऐसे पूछने लगेगा, आज नहीं सुनेंगे उसमें एकदम से। तो मेरा मन भी, मेरे भीतर का जो बच्चा है वो भी परेशान था बहुत। तो मैंने इंडोलॉजी के एक बहुत प्रख्यात विद्वान हैं, वो मेवाड़ के रहने वाले हैं, चित्तौड़गढ़ के, और उदयपुर में पढ़ाते हैं, और तमाम ग्रंथ उन्होंने लिखे हुए हैं। उनका नाम है डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू। जुगनू जी से मैंने पूछा कि ये सूर के मन में कहाँ से कृष्ण आ गए। चलिए वो नेत्रहीन थे या नहीं थे, लेकिन सूर के बारे में उन्होंने इतना कैसे लिखा, उनके बचपन के बारे में, उनके बाल्यकाल के बारे में। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी सारी पुस्तकों में, हम जो भी हिंदी में जब भी साहित्य पढ़ते हैं, तो सूर तुलसी जो है हमें बचपन से पढ़ाए जाते हैं। उनके तमाम चीजें, मैया मैं नहीं माखन खायो, ये सब, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, ये सब चीजें हमें पढ़ाई जाती हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें। बच्चों का बचपन सूर और तुलसी के साथ बढ़ता है। और जैसा मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान का बताया था बचपन का और ये सब का, ये आएंगे उसमें। लेकिन सूर के मन में कहाँ से आ गया, तो उन्होंने मुझे ये बताया, डॉक्टर जुगनू ने। उन्होंने कहा कि उन दोनों एक परंपरा थी। जिस तरह आजकल ये सत्यनारायण की कथाएं होती हैं, उन दिनों मंदिरों में भागवत पढ़ा जाता था, हरिवंश पुराण, भागवत, इनका पाठ होता था। और इनमें कृष्ण का वर्णन था। कृष्ण और बलराम जो है, इनका जिक्र होता था, इनका विशद वर्णन होता था। इनके तमाम बाल्यकाल की जो है गतिविधियों के बारे में जो है वो वर्णन किया जाता था। लगता है अगर वो नेत्रहीन भी हुए होंगे, नेत्रहीन भी रहे होंगे, तो उनके भीतर एक ये एक स्वतः एक छवि बन गई होगी, और उस छवि के आधार पर उन्होंने लिखा होगा। तो इस चीज को लेकर के मुझे लगा कि अच्छा, वहाँ उन्होंने वैसे देखा होगा, तुलसी ने तो खैर देख करके और सारा जो बाल्यकाल का वर्णन उन्होंने किया है, उसी तरह से हुआ। ऐसे जो साहित्य आगे बढ़ता रहा, इस बीच हो सकता है कई साथियों को याद आ रहा हो कि हम लोग तो ये
13वीं सदी से लेकर के 15-16वीं सदी के आसपास घूम रहे हैं। हम कुछ छोड़ आए हैं पीछे। वो हम छोड़ आए हैं आज से लगभग 5000 साल पहले, 5000 वर्ष पहले। उस समय एक पंडित विष्णु शर्मा हुए थे। पंडित विष्णु शर्मा, जो मैं कह रहा था ना, जब परियों की परिकल्पना हुई, भूत प्रेतों हुए, डर और सब, क्योंकि विज्ञान का उतना पता था नहीं। विज्ञान माने तथ्य। आप विज्ञान को विषय के रूप में, क्लासरूम के विषय के रूप में मत लीजिए। विज्ञान माने जिन चीजों का प्रामाणिक रूप से ज्ञान हो गया है, जो एक विशेष ज्ञान है, वो तब तक नहीं आया था। नहीं आया था तो उस समय जो प्रकृति थी चारों ओर, उस प्रकृति में जो है तमाम तरह के जीव जंतु थे, वन्य जीव थे, पशु पक्षी जो है सारे विचरण कर रहे थे। तो एक राजा के राजकुमारों को नीति समझाने के लिए, उनको जीवन में सफल होने के लिए किस तरह से शासन करें, ये बातें समझाने के लिए उन्होंने जीवों को, इन प्राणियों को जो है वो अपना पात्र बनाया और बाल साहित्य रचा, और वो पंचतंत्र कहलाया। उसमें 5 जो है वो मुख्य रूप से 5 विषय उन्होंने जो है लेकर के समझाए, नीति नीति के जो है, इसलिए जो है वो पंचतंत्र कहलाया। तो वो पंचतंत्र आज भी उतना ही लोकप्रिय है। और कई लोग कहते हैं कि पंचतंत्र 5000 साल यार हमारे देश। आखिर वो भी तो बच्चे तो बड़े चाव से पढ़ते हैं, बहुत आनंद आता है उन्हें। तमाम सियार है, बाघ है, शेर है, भालू है, और कौन किससे बातें कर रहा है, चिड़िया है, कौवा क्या क्या कर जा रहा है, हंस जो है किस तरह से, कछुए से किस तरह से उनका जीवन और सब गतिविधियां चल रही है, ये सब जो है वो इसलिए क्योंकि वो इतनी सहज सरल भाषा में लिखा गया। वो हमारी दुनिया के, हमारे आसपास के चरित्रों को लेके लिखा गया। वो जीव जंतु जो हमारी ही दुनिया के, हमारे आसपास के हैं, वो काल्पनिक नहीं है कहीं। हम उन्हें देख रहे हैं और हम उनको उनको उनकी हरकतों को, उनको मानवीयकरण करके हम उनको ले रहे हैं उस तरह से। तो बच्चे उनको सचमुच का मानते हैं और आज भी उन कहानियों में उतनी रुचि लेते हैं। इसी तरह यूनान में जो है करीब 2600 वर्ष पहले ईसप की कहानियां लिखी गई, उसमें भी इस तरह से पशु पक्षियों की और इनकी कहानियां हैं। अब ये तो ठीक हुआ, यहां तक तो हम आ गए, पशु पक्षी भी आ गए, परियों से लेकर के ये सारी चीजें, और ये बाल साहित्य में सब रचा जा रहा था। हमारे देश में जब विदेशी लोग शासन कर रहे थे, उनका साम्राज्य था और देश गुलाम था, तो उस समय जो है तमाम आज का जैसा भारत तो था नहीं। राजा होते थे, रानियां होती थी, तो राजा रानियों की कहानियां शुरू हो गई। तमाम राजा रानियों की, राजकुमारों की, राजकुमारियों की कहानियां। अब कहाँ आम आदमी जिसको 2 जून की रोटी खाने के लिए कमाना पड़ रहा है, और वो राजाओं की और रानियों की उस वैभव की, उस उस सारे, मतलब कितना कुछ उनके पास विपुल जो है अन्न है उनके पास, कितने शानदार वस्त्र उनके पास हैं, ये कल्पनाओं में उनके उनके केवल डाला जा सकता था, जो जो उस समय की कहानियों में डाला गया। और वो यही सोचते हुए कि अरे वो लोग तो बहुत सुखी हैं, ये मान करके रानियों के और उनके युद्ध, उनकी लड़ाइयाँ, राजाओं की आपस में, राजकुमारों की और राजकुमारियों की तमाम अंतर कथाएं, वो सब ये लिखा जाता रहा सारा ही। उससे आगे बढ़े तो ये हुआ कि राजा रानियों के बाद अब क्या हो। राजा रानियों के बाद तो शूरवीर भी तो थे बहुत, लड़ाइयां जब लड़ते थे तो उनमें तो वीरों की कहानियां, बहादुर रानियां, जैसे रानी चेन्नम्मा हो गई, इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई हो गई, या इस तरह के वीरांगनाओं की कहानियां, वीरों की कहानियां, ये भी आने लगी। ये भी उसमें हो गई। और समाज में उन दिनों जो था, लोकतंत्र न होने के कारण उन दिनों जो है ये सेठ साहूकारों का बड़ा चलन था। सेठ साहूकारों के कारण, इसलिए उस समय की तमाम कहानियां वो सेठ साहूकारों पर आधारित, किस तरह से वो गरीब आदमियों से कम तौल रहा है, कैसे कर्जा दे रहा है, कैसे उनको जिंदगी भर के लिए उनकी पुश्तों को, उनके बच्चों को कर्जदार बना ले रहा है,
वो सब उस तरह की विकट परिस्थितियों की कहानियां लिखी जाने लगी। आगे जब आपने तमाम प्रेमचंद की कहानियों में पढ़ा होगा, उस समय का जब समाज हम देखते हैं तो आज आश्चर्य होता है कि एक आम आदमी किस तरह का जीवन उस समाज में जी रहा था, कैसे, किसके पास, एक आम आदमी के पास क्या था, किस तरह के साहूकार होते थे, किस तरह का उस समय का पूरा वातावरण था, वो सब का सब हमें दिखाई देता है। तमाम और चीजें भी दिखाई देती हैं, लेकिन ये भी दिखाई देता है। तो सेठ साहूकारों की कहानियां भी ये सब आने लगी। अब हुआ क्या कि जब देश आजाद हो गया, आजादी मिल गई, तो आजादी के बाद तो अब तो हम आजाद थे, अब तो हम स्वतंत्र पंछी थे। तो देश को एक नया भारत बनाने के लिए कोशिशें शुरू हुई, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। फिर वैज्ञानिक को आप क्लासरूम वाला विज्ञान मत लीजिएगा, एक सच पे आधारित, तथ्यों पर आधारित एक ऐसे भारत का निर्माण जो कि हमें आगे बढ़ा सके, हमारा समाज आगे बढ़ सके। इसके लिए कहा गया, उसमें 1946 में डिस्कवरी इंडिया में इन्होंने लिखा भी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि कोई भी समाज तब आगे बढ़ सकता है जब वो विज्ञान का सहारा लेगा। विज्ञान माने वही प्रमाणित जो ज्ञान है, उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही कारण है साथियों, आज 150-200 प्रयोगशालाएं, जो विश्व स्तर की प्रयोगशालाएं हैं, हमारे देश में आज काम कर रही हैं। तमाम देश में बांध बने हुए हैं इतने, ये सब तभी बने। तमाम वेधशालाएं बनी हुई हैं जिनसे हम आज खगोल का अध्ययन कर पा रहे हैं। हमारे तमाम जो है परमाणु कार्यक्रम हो, चाहे हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम हो, चाहे हमारे समुद्रों की गहराई में अनुसंधान के कार्यक्रम हो, सबके सब सफल हो रहे। उसकी बुनियाद तब पड़ी, उसकी नींव पड़ी। अब इससे क्या परिवर्तन हुआ? समय बदल गया, समय बदला तो अब ये परिवर्तन हुआ कि अब बच्चों के लिए किस तरह का साहित्य आ रहा है। अब साहूकार की कहानी आज आएगी, जमींदार की कहानी आ जाएगी, तो कौन बच्चा पढ़ेगा? वो तो विश्वास नहीं करेगा उस पर, बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा। तो फिर तो ये मांग बढ़ी कि आज की कहानियां लिखी जाएं, लेकिन कुछ पत्रिकाएं वही प्राचीन जो है वांग्मय से वही चीजें देती रही, क्योंकि उनको लोगों ने चाहा था। जैसे जैसे 1948 में जब देश आजाद होते ही इन्होंने प्रकाशन विभाग ने, भारत सरकार ने पहली पत्रिका बाल साहित्य की शुरू की, बाल भारती। और बाल भारती में हर तरह की कहानियां आने लगी, ये बहुत अच्छी बात थी। आज की कहानियां भी आने लगी, पुरानी भी आने लगी, और ऐतिहासिक कहानियां भी आने लगी, शौर्य की कहानियां भी आने लगी। उसके बाद जो है 38 में आया, 2 साल बाद चंदा मामा शुरू हो गई। चंदा मामा शुरू हुई तो उसमें जो बाल साहित्य आया, चंदा मामा में पौराणिक कहानियां सारी वही आने लगी। अब वो चंदा मामा पौराणिक ही सारा बताते रहे, तो उसमें अपने समय की कहानियां नहीं थी, लेकिन उस पौराणिक काल के कल्पनाओं में विचरण करने के लिए जो बच्चे उसमें चाहते थे, वो उन कहानियों को उनका आनंद लेते थे, उनको पढ़ते थे उस तरह से। उसके बाद जब पराग आई तो पराग ने एकदम से परिवर्तन किया। पराग सन 1958 में छपी। 1958 में जब पराग का प्रकाशन हुआ तो पहले आनंद प्रकाश जैन उसके संपादक थे, बाद में डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे उसके संपादक हुए। तो उसमें उस पत्रिका का मुख्य स्वर ये रहा कि आज के बच्चों को आज की कहानी मिलनी चाहिए। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे ने तो कहा कि अब परियों का जमाना नहीं रहा, अब आज जो है विज्ञान का युग है, इसलिए हमें आज के युग की, आज के समय की, आज के समाज की कहानियां देनी चाहिए बच्चों को। इसलिए जो है पूरा परिवर्तन किया उन्होंने, विज्ञान कथाओं के विशेषांक तक उसमें निकाले, और वो खुद उसमें कॉलम लिखते थे, संपादकीयों में अपने तमाम इस तरह का लिखते थे। तो पराग ने एकदम से नई तरह की कहानियां और कविताएं जो है वो सामने रखनी शुरू की। ये कविताएं पहले थोड़ी ऐसे लिखी जाती थी कि रोबोट पर भी कविता है, पेड़ पर कविता है, उसमें फसल पर कैसे पक रही है और किस तरह बीज उग रहा है, इसकी कविता कहाँ से आ रही है। इस तरह की जो ज्ञान आधारित जो रचनाएं हैं वो शुरू हुई, वो सामने आने लगी और उनको बढ़ावा मिला। और उसी दौर में सन 60 के दशक से, मतलब जो है उस समय का, क्योंकि
मैंने बताया प्राचीन काल से आया हूँ, तो मेरा देखा हुआ है उस समय का। धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, ये तमाम पत्रिकाएं जिनकी बिक्री कितनी होती थी, आज विश्वास करना कठिन हो जाएगा। इनकी बिक्री होती थी 3-3, 3.5-3 लाख प्रतियां प्रति सप्ताह, एक सप्ताह में। और उनमें बच्चों के लिए पृष्ठ होता था पूरा, एक पृष्ठ या 2 पृष्ठ ये जरूरी थे। और बच्चों के लिए तमाम कहानियां, कविताएं, गीत, नाटक और लेखमालाएं होती थी। और बहुत उसमें लोग लिख रहे थे, तमाम तरह की उसमें उनमें चीजें आ रही थी। और बहुत बड़ा योगदान है इन पत्रिकाओं के, इन साप्ताहिक पत्रिकाओं को। और उस समय के समाचार पत्र भी, जो आज समाचार पत्रों में नदारद हो गए हैं, बच्चों के लिए बाल साहित्य गायब हो गया है, लेकिन तब ऐसा नहीं था। हम खुद साप्ताहिक हिंदुस्तान में मैंने पशुओं की प्यारी दुनिया लिखा, 12 किस्तें छपी। बच्चों ने, उन दोनों चिट्ठियां आती थी, पता 50 चिट्ठियां चली आ रही हैं, बच्चों को पसंद आ रहा है कि आगे चल के वो किताब के रूप में आ गई। इसी तरह से फसलों के बारे में लिखा हमने, फसलें कहें कहानी, आगे चल के एक एक अखबार में लिखा, तो वो जो है पुस्तक रूप में आ गई। सूरज के आंगन में, जो कि पूरे सौर मंडल के बारे में लेखमाला लिखी 12 अंकों में, वो एक पुस्तक के रूप में आ गई। बच्चों का सैकड़ों, क्या उसमें तो सैकड़ों सैकड़ों बच्चे जो है लगातार सवाल पूछते थे, चिट्ठियां लिखते थे। इस तरह का एक इतना मतलब जज्बा था उस समय बाल साहित्य को पढ़ने का। और बच्चे झपट के पत्रिकाएं लेते थे, बाजार जाने पर बच्चे अपनी पत्रिकाएं खरीद के लाते थे। इस तरह का माहौल था एक। तो उस समय जो चाहे वो साप्ताहिक पत्रिकाएं थी या समाचार पत्र थे, ये भी प्रकाशित कर रहे थे। और इसके अलावा जो मैंने बताया, बाल भारती हो गया, नंदन प्रकाशित हुई। नंदन प्रकाशित हुई सन 60 के दशक में। और नंदन जो ही आई, पहले उसने भी पौराणिक साहित्य दिया, लेकिन उसके बाद जब क्षमा शर्मा जी आ गई, तो उसमें परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन के बाद वो पत्रिका भी आज की दुनिया, आज के बच्चों की दुनिया की कहानियां लाने लगे। तो इसलिए नंदन का भी पूरा जो है व्यक्तित्व बदल गया पूरा। ये सब पत्रिकाएं, इसके अलावा तमाम पत्रिकाएं, बाल हंस आया बाद में। पत्रिकाएं और भी थी, जो कि वो तो बड़ी लंबी लिस्ट है। उसमें से मोटे तौर पर, जैसे बाल हंस आया, तो बाल हंस के बाद जो है और कई पत्रिकाएं आई। और इधर तो आपने देखा ही, बाल वाटिका जैसे एक रिटायर्ड शिक्षक जो है डॉक्टर भैरूलाल गर्ग जी ने 25 साल से उस पत्रिका को निकाल रहे हैं। और तमाम बाल साहित्य किस तरह से उसमें प्रकाशित कर रहे हैं। बालवाणी है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रकाशित होती है। चकमक, चकमक के बाद जो है साइकिल और प्लूटो, ये पत्रिकाएं जो कि बच्चों को आज विज्ञान इतना सुरुचिपूर्ण और इतना सरस और रोचक विज्ञान जो है जो पेश कर रहे हैं, जिसमें बहुत ख्यातिनामा लेखक भी लिख रहे हैं, वो सब चकमक और प्लूटो और साइकिल के माध्यम से सामने आ रहा है। और बच्चों की तमाम पत्रिकाएं हैं, उन उन सबके माध्यम से बाल साहित्य आ रहा है। लेकिन एक चीज इस पूरी बातचीत में जो है, वो ये सबसे बड़ी हमें ध्यान रखने की है कि समय बदला। हम समय की यात्रा करके लौटे हैं। हम 1000 साल पीछे तक जाकर के देख आए हैं। 10,000 साल पहले खेती शुरू हुई थी। हम 10,000 साल से पहले भी अपने पुरखों को गुफाओं में आखेट करते हुए, कंदमूल खोदते हुए देख आए हैं। वहां से हम जो है कृषि और पशुपालन करते हुए देखते हुए आए हैं। तो हम 10,000 साल से अब तक आ गए हैं, और आज़ादी के बाद के अपने देश के की पत्रिकाओं और समाचार पत्रों को भी हम देख रहे हैं। अब इसके साथ क्या हुआ, सन 60, 70, 80, ये सब, इसके बाद अचानक ऐसा सूचना विस्फोट हुआ। हमारे देश में कंप्यूटर चला आया। कंप्यूटर आते ही एकदम दुनिया बदलने लगी, इंटरनेट का प्रवेश हो गया। कौन सोच सकता था। मुझे याद है उन दिनों हमारे परिचय में केवल एक महेश बेलवाल जी होते थे, इम्पैक्ट एडवर्टाइजिंग के। उनकी उनकी एम्बेसडर कार में लोग कहते थे, इतना बड़ा एक मोबाइल फोन होता था उनके पास, जो कि पता लगा उनके पास मोबाइल फोन है साहब। वो मोबाइल फोन से बात करते हैं। आज बच्चे बच्चे तक के हाथों में मोबाइल फोन है, बताइए। और टेलीविजन घर घर में पहुंच गया।
जिस बैठक में कल तक हम लोग परिवार के सब लोग बैठ के बातें करते थे, किस्से कहानियां सुनते थे, अपने बच्चों को कहानियां सुनाते थे, अपने शयन कक्ष में अपने बेडरूम में कहानियां सुनाते थे, दादा दादी नाना नानी ये सुनाते थे, उन सब में क्या हो गया? उनमें टेलीविजन का प्रवेश हो गया, और उसमें चाहे न चाहे कितनी तरह की जो है कार्यक्रम प्रोग्राम वो आने लगे। शुरू में तो जिज्ञासा रहती है, उस जिज्ञासा के तहत हर एक व्यक्ति उसको देखने लगा बहुत ज्यादा। जब देखा कि अति हो रही है बच्चों का, तो किताबों से मन हट रहा है। बाल साहित्य का क्या होगा? लेखक लिख तो रहे हैं, पत्रिकाओं ने धीरे धीरे बंद होना शुरू कर दिया। सन 60 के दशक में शायद 1964 में प्रकाशन शुरू हुआ था, और उस समय से नंदन अभी हाल में बंद कर दी गई। बताइए, इस तरह से बाल पत्रिकाएं खत्म होती जा रही थी। और नंदन से भी पहले एक पत्रिका आई, उसका जिक्र मैं आपको जरूर करना चाहूंगा। वो कलकत्ता से मेला छपी, और मेला का आप सोच सकते हैं बाल साहित्य की क्या स्थिति थी उस समय। उसकी 50,000 प्रतियां छपी, प्रवेशांक 50,000। हंगामा मच गया खुद कलकत्ता में, वहां के बंगभाषी पूरे समाज में, कि हिंदी की पत्रिका 50,000। और जल्दी ही उसकी जो प्रसार संख्या है वो 85,000 होगी। ये दुर्भाग्य है कि आगे चल के वो पत्रिका तमाम दांव पेचों में किस तरह से वो आगे नहीं बढ़ पाई, वो बात अलग है। लेकिन वो एक संपूर्ण पत्रिका थी, जिस तरह पराग थी, पराग की तरह ही, पराग से और आप ये समझिए कि और रिफाइंड थोड़ा सा, और उसमें उसमें तो सारे कॉलम भी जिस तरह से लिखे जा रहे थे, योगेंद्र कुमार लल्ला जी उसके संपादक होते थे उसमें। तो ये पत्रिकाएं सबकी सब आ रही थी। मेला बंद हो गई, अब ये नंदन भी बंद हो गई, और तमाम वो पत्रिकाएं अब दिखाई नहीं देती हैं कहीं। बच्चे के हाथ में मोबाइल है, घर में टेलीविजन है, अगर कमरे में जाते हैं तो वहां पे कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर है, या अपने पास जो है कंप्यूटर के अलावा जो है संगीत सुनने का कोई साधन है। लैपटॉप तमाम रखे हुए हैं, टैबलेट रखी है उन्होंने, बच्चों ने भी, माँ बाप ने दिए हुए हैं सबके सब। तो ये कि इसमें सीखेंगे बच्चे। अब उसमें प्रोग्राम इस तरह के आए, उस पर आप सोचिए, डिस्कवरी चैनल बच्चा देख रहा है और माँ बाप बड़े खुश हैं। माँ बाप पार्टी में गए हुए हैं, उनके पास समय नहीं है बच्चे से बात करने का, और बच्चा डिस्कवरी चैनल देखता है। आप सोचिए जरा, बारिश हो रही है, बच्चा उसमें भीग नहीं सकता, उस पानी को छू नहीं सकता। वसंत आया हुआ है, तितलियों के पीछे बच्चा दौड़ना चाहता है, लेकिन वहां तो कोई और बच्चे दौड़ रहे हैं। फूलों की खुशबू वो सूंघ नहीं सकता, क्योंकि वो डिस्कवरी चैनल के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो तो पर्दे पर आ रहा है सब कुछ। कोहरा उठ रहा है, बादल बन रहे हैं, उमड़ घुमड़ रहे हैं, घनघोर बारिश हो रही है, रात में पूरा आसमान जगमगा उठा है, सितारे दिख रहे हैं सब। ये सब कुछ केवल वो देख रहा है, और उसकी आंखों के सामने से एक फिल्म निकल गई। उसको एक दो दिन बाद आप पूछिए जरा सा कितना याद रहा उसमें से, न जाने कितने प्रोग्राम उसने देखे। उसने एक को भी स्पर्श नहीं किया था, उसने एक की भी खुशबू नहीं सूंघी थी, उसने एक को भी अपने कानों से नहीं सुना था। मैं आज भी वन्य जीवों की आवाजों को पहचान सकता हूं। काक 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 करेंगे, मैं कह दूंगा ये बार्किंग डियर है, ये काकड़ की आवाज है एकदम से। मैं बता दूंगा कि बाघ है, हमारे यहाँ तो होता था बहुत ज्यादा, एकदम हुआ 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 हुआ, सियार है एकदम। हम लोग, क्योंकि हम उनको सुनते थे। आज के बच्चे से अगर आप पूछिए, मैंने पूछा है कई जगह बच्चों से, शहर में विशेष रूप से, बेटे दूध कहाँ से आता है? वो बोतल से, मिल्क डेयरी से आता है। आलू पता है कहाँ लगते हैं कुछ? नहीं अंकल, आलू का नहीं पता है कहाँ है, वो कहाँ लगता है, हो सकता है सेव की तरह लगता हो, पता नहीं। ये सब इसलिए है क्योंकि हम उनके पास तक, जो उनके आसपास की दुनिया है, उस दुनिया की पूरी जानकारी नहीं परोस पा रहे हैं, हम नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपको उस जगह ले आया हूं अब इस समय यात्रा में, जहां आपको खड़े होकर यह सोचना पड़ेगा कि हमारा बाल साहित्य कैसा हो।
आज जबकि सारा सूचना विस्फोट के बाद, जब बच्चों के हाथ में गैजेट हैं सारे, वो दिन भर मोबाइल देखना चाहता है, वो उस पे एक व्हाट्सएप की एक छोटी सी संक्षिप्त भाषा उसने तैयार कर ली है। वो एक विस्तार से एक पूरी कहानी सुनने का या लिखने का उसके पास समय ही नहीं है। वो एक पत्र पूरा जो है बैठ करके मनोयोग से एक पत्र नहीं लिख सकता है, एक दो पेज तीन पेज। हम लोगों ने 15-15 16-16 पेज के भी पत्र लिखे हैं उस समय। वो मैं बुजुर्गों की तरह ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे समय तो ये होता था, वैसे नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वो आदत छूट रही है। खुद हमारी पीढ़ी में से जिन लोगों ने अब केवल टैबलेट और लैपटॉप पर काम शुरू करना शुरू किया है, उनको खुद लिखने में, अक्षरों को बनाने में दिक्कत हो रही, तो छूटेगा। आप अगर लिखना छोड़ देंगे तो आपको दिक्कत होगी उसमें से। लेकिन बच्चे की दुनिया, आप उसको लैपटॉप पकड़ा दे रहे हैं, आप उसको टेलीविजन दे दे रहे हैं और आप पार्टी में जा रहे हैं। आप बहुत सोशल हैं, आप सोशल लाइफ जी रहे हैं, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। और वो बच्चा घर में बैठ के क्या क्या देख रहा है आपको पता नहीं है। इससे क्या हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान, कि दादा दादी नाना नानी की जो कहानियां सुनाते थे, जिनसे उनकी कल्पनाओं को जगाते थे, उनकी कल्पनाओं को पंख मिलते थे, वो चीज बंद हो गई। उसकी जगह पर उसके पास एक आभासी दुनिया, वो आभासी दुनिया, जैसे परियों की कहानियां थी ना, हम फिर वहीं से वो परियों की कहानी का समय हम लें, उस समय काल को आज के साथ जोड़ेंगे। जो बच्चे केवल उसी में खो गए हैं, वो उन्हीं काल्पनिक परियों की दुनिया में हैं। आज भी उनके पास गैजेट्स के माध्यम से उन्हीं काल्पनिक दुनियाओं में वो बड़ी बड़ी, जिस तरह की भयानक खतरनाक लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिस तरह से खून खराबा हो रहा है, जिस तरह से पिस्तौलें चलाई जा रही, जिस तरह से तलवारें चलाई जा रही हैं, वो सब, और जिस तरह से भयानक मुक्केबाजी कर कर के एक दूसरे को कूटा जा रहा है, ये सब कुछ वो देख रहा है। और ये उसकी एक आभासी दुनिया जो उसके मन में बनी हुई है, उसमें मौजूद है वो। तो आप क्या कभी ले गए हैं अपने बच्चे को किसी झरने के पास? क्या वो झरने की आवाज पहचान सकता है? क्या आपने बारिश में कभी उसको खेलने दिया है? क्या वो बारिश में भीगा है कभी? क्या वो फूलों की क्यारियों में उसको ले गए हैं आप कि बेटे ये फूल ये है, ये है, ये इस तरह उगता है, एक बीज से इतना बड़ा पौधा बन जाता है, उस पर फूल आ जाते हैं। वो चिड़ियों को पहचानता है क्या जो उसके आसपास आ रही हैं? मेरे एक रिटायर्ड साथी कह रहे थे, चिड़िया का हमने कहा कि अमुक चिड़िया, कहने लगे, वो जो छोटी छोटी और इस तरह की होती है जिसकी चोंच भी थोड़ी छोटी, उनको उस चिड़िया का तक पता नहीं है। ये बड़ी बहुत ही दुखद स्थिति है। बच्चा जब जानेगा ही नहीं, अपनी दुनिया में कुछ नहीं देख पा रहा है, अपनी दुनिया को अगर वो पढ़ नहीं पा रहा है, असली असलियत में नहीं देख पा रहा है, उस प्रकृति में आप उसको घुमाने ले ही नहीं जा रहे हैं, आप प्रकृति की गोद में उसको ले ही नहीं जा रहे हैं, वो प्रकृति को कैसे समझेगा? वो सिर्फ किताब में, जो कि अब किताबें भी सिमट गई हैं, उनमें कुछ और तरह के पाठ और उस तरह के आने लगे हैं, पता नहीं कितना उसमें प्रकृति के बारे में है, नहीं है। हमारे समय में झरना, जो मैं कह रहा हूँ, झरना कविता आती थी, हम इतने आनंद से पढ़ते थे और हमारे कानों में वो देखा हुआ झरना, उसकी आवाजें गूंजती थी। क्या इस तरह से बच्चे को हम पढ़ने को दे रहे हैं? आप पत्रिकाएं कितनी घर में ला रहे हैं? क्या आप बच्चे के लिए जिस तरह आप चॉकलेट ले आते हैं या खिलौने आप लाते रहे हैं, क्या आपने ये नियम बनाया है कि मैं पत्रिकाएं खरीद करके अपने बच्चे को पत्रिकाएं पढ़ने को दूंगा? आप उसके जन्मदिन पर क्या पुस्तकें भेंट कर रहे हैं उसके पढ़ने लायक? एक से एक खूबसूरत पत्रिका आप दे सकते हैं। आप वो पत्रिकाएं, आप चकमक, आप इसमें दूसरी जो अच्छी किताबें हैं, पत्रिकाएं हैं, उनको ला करके उसके जन्मदिन पर भेंट कर सकते हैं। वो एक मोह होता है, मेरे जन्मदिन पर मिला है, पलटेगा बच्चा, पढ़ेगा उसको। पहले तक हम लोग जैसे कॉमिक्स शुरू हुए थे, उसके बाद जो है उसमें तमाम वीरांगनाओं की, वीरों की, ऐतिहासिक कहानियों की इसकी सीरीज शुरू हुई थी।
तो हम वो सब लाया करते थे, बच्चे पढ़ते थे बहुत रुचि से, आज भी पढ़ेंगे वो। लेकिन क्या उनको दिया जा रहा है? नहीं, बच्चे अकेले छूट गए हैं। बच्चों का बचपन जो है एकदम एकांत में चला गया है। बच्चों के लिए माता पिता के पास, अभिभावकों के पास समय नहीं है। वो गैजेट में इतना खो गए हैं कि मैंने खबर पढ़ी थी इसी दिल्ली में, 2 बच्चे अस्पताल में साइकेट्रिस्ट को दिखाने के बाद इसलिए भर्ती कर दिए गए इलाज के लिए क्योंकि वो अपने मोबाइल पर काम करते करते उसमें इतना खो जाते थे कि उन्हें लघुशंका के लिए भी शौचालय जाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो खाना भी उनको स्वाद नहीं मालूम था। वो कुछ मुंह में आ गया, बच्चों को थोड़ा माँ बाप ने डांट दिया, कुछ खा लिया, उन्हें कुछ होश नहीं था। वो उस आभासी दुनिया में चले गए, उसका हिस्सा बन गए, उस आभासी दुनिया में ही खो रहे हैं। तो इससे तो बच्चे का भविष्य क्या होगा? बाल साहित्य हमें वो देना चाहिए जो उसको उसकी दुनिया की असलियत बताए, उसकी उसकी दुनिया की वास्तविकता बताए। तो हम क्या उसको वो दे रहे हैं? दुर्भाग्य नहीं दे पा रहे हैं। हमें बच्चों को अधिक समय देना चाहिए, हमें बच्चों को कहानियां सुनानी चाहिए। कहानियां आपके पास नहीं है, नहीं आपको कहानियां याद हैं, तो बचपन के किस्से सुनाइए, आप अपने संघर्ष की कहानी बताइए। आप तो एक गांव से चले थे, या आप किसी शहर में कितनी मुश्किलों से, कितनी मुश्किलात को पार करते हुए आज यहां तक आए हैं आप। तो कितना संघर्ष आपने किया होगा, अपने जीवन संघर्ष को तो बताइए। और अपने जीवन संघर्ष के अलावा सबसे बड़ी प्रेरक कहानियां होती हैं जीवनियां। आप भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं, भारत के ऐतिहासिक वीर हैं, वीरांगनाएं हैं, आप भारत के जाने माने वैज्ञानिक हैं, साहित्यकार हैं, चित्रकार हैं, माउंटेनियर्स हैं, खिलाड़ी हैं। इन सब की इतनी रोमांचक कहानियां हैं। बच्चे को लाके उनको दीजिए तो पढ़ने को, बच्चा पढ़ेगा और हो सकता है उसके मन में ये आ जाए कि ऐसा तो मैं भी कर सकता हूं। बजाय इसके कि उनको 90 से लेके 99% तक अंक लाने के लिए दबाव डालकर हम उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहें, उनको उगने दीजिए ना। एक पौधे को खिलने दीजिए, उसको अपने ढंग से उगने दीजिए, उसकी रुचि को देखिए। मैंने ऐसे बच्चे रोते हुए देखे हैं। ये आजकल प्रतियोगिताएं होती हैं, उनमें कई बच्चे दिखते हैं कि बुरी तरह से सशकते हुए रोते हैं वो, कि मैं अमुक अमुक विषय में, मतलब इसमें पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ क्योंकि माता पिता ये चाहते हैं, लेकिन मेरी रुचि तो संगीत में है। कोई बच्चा कह रहा होता है मेरी रुचि तो नृत्य में है, मैं नृत्य में कुछ करना चाहता था, कोई गाना चाहता था, कोई मैं तो कलाकार बनना चाहता था, लेकिन मैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। क्यों आप उनके ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं? इस दुनिया में साहित्य लिखने वालों ने इस दुनिया में इतना नाम कमाया है कि हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। इतने बड़े बड़े उन्होंने उपन्यास, कहानियां, कविताएं, काव्य रचा है उन्होंने कि उनको उस उस क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में नाम कमा गए, वो अपना नाम कर गए। वो केवल डॉक्टर और इंजीनियर ही नहीं करेगा। और पैसा पैसा पैसा, पैसे से ही नहीं मिलना है सब कुछ। एक मानसिक शांति जो है वो नहीं मिल पाएगी। विदेशों से जो ये सारे लोग आते हैं, बल्कि 60 के दशक में तो हिप्पी मूवमेंट चला था एक, किस तरह से परेशान, निराश, उदास जो है पीढ़ी की पीढ़ी चली आई थी भारत में। और तमाम कितनी जगहों पर आश्रमों में इन्होंने डेरे डाल दिए थे। पहाड़ों में तो कुछ गांवों में बस ही गए हैं वो लोग, गाय पाल रखी है, गाय भैंस पाल करके खेती करते हैं वहां। ऐसे लोग हैं जो जीवन में उन्हें असली उस मिट्टी से जुड़ के आज वो प्रकृति में हैं, अपने हाथों से अन्न उगा रहे हैं, अपने हाथों से दूध दुह रहे हैं, और वहां उनको वो मानसिक शांति है। वो डॉक्टर इंजीनियर भी थे, लेकिन सब छोड़ के आए क्योंकि पैसा पैसा पैसा, इतनी भौतिक प्रगति हो चुकी कि उस भौतिक प्रगति में उनको बहुत अधिक जो है एक डिप्रेशन होने लगा, अवसाद होने लगा, निराशा होने लगी कि उससे उनको चैन नहीं मिला,
वो चैन की खोज में दुनिया में इधर उधर घूमने लगे। इसलिए हमें अपने बच्चों का सहज विकास होने के लिए उनके लिए ऐसा साहित्य रचना चाहिए। और साहित्य रचने के लिए एक सबसे बड़ी बात और है, मैं आपको बताऊं कि आप ये लगाइए कि आज की दुनिया की कहानियां अगर हम नहीं कहेंगे, आप खुद सोचिए, अगर आज आप किसी साहूकार की कहानी लिख दीजिए, किसी जमींदार के कहानी, कितनी ही भावुक कहानी आप लिख दीजिए, वो इतना हिला के रख दे, ऐसी कहानी लिख दीजिए, लेकिन आखिर में बच्चा यही पूछेगा कि लेकिन ये होते कहाँ हैं? उसको नहीं पता। आज राजकुमार राजकुमारी की कहानी कहिए, बच्चा पूछेगा कि पापा ये कहाँ होते हैं, ये मम्मी ये राजकुमारी कहाँ कहाँ है, अभी आजकल कहाँ रहते हैं? वो अविश्वसनीय है अब, क्योंकि हमारे समाज में नहीं है वो आज। तो समाज में जो हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा, हाथ में मोबाइल है, घर में कंप्यूटर है, टेलीविजन है, आपका लैपटॉप है, आपके सारी चीजें आपके पास हैं। आपका सारा किचन जो है वो ऐसे अप्लायंसेस से, ऐसे उपकरणों से भर चुका है कि तमाम चीजें उसमें हो रही हैं। पानी गर्म हो रहा है सर्दियों में आजकल, वो गीजर चला हुआ है सारा। ये सब थोड़ी होता था, हम तो चूल्हे पे पानी गर्म करके नहाते थे ना। तो आज तो सब कुछ उसमें है, कपड़ों पर प्रेस कर ले रहे हैं। पहले तो प्रेस वाला आदमी होता था, वो कोयला जला करके उसमें इस्त्री करता था, उसमें से तब कपड़ों पर प्रेस होती थी। तो दुनिया बदल गई है और बदलेगी आगे, आगे दुनिया और बदल जाएगी। तो अगर साहित्य समाज का दर्पण है, तो बच्चों की दुनिया भी, आज की दुनिया को जो 20 साल बाद भी पढ़े, उसको ये पता लगना चाहिए कि 21वीं सदी के दूसरे दशक में, पहले दूसरे दशक में कैसा समाज था, कैसी दुनिया थी, उसका पता लगना चाहिए उसे। आज का बच्चा जानना चाहता है कि आपसे अक्सर आप बात करेंगे, जैसे मैंने अभी एलियन की कहानी का बताया आपको, उसको पता ही नहीं। मैंने एक दिन उनको आलू की कहानी सुनाई, आलू का पूरा सफरनामा सुनाया कि कैसे आलू दक्षिण अमेरिका में पैदा हुआ, पेरू में, एंडीज की पहाड़ियों में, उन पर्वतमालाओं से कैसे पूरी दुनिया में फैल गया, और उसके पीछे तमाम 50 तरह के किस्से कहानियां हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि बच्चों ने उस पर इतनी टिप्पणियां लिखी और उसमें बताया कि हमें बहुत अच्छी लगी है सबको। तो उनके जो नवाचारी शिक्षक हैं, जो ये आयोजन करते हैं जश्न बचपन में, उन्होंने ये तय किया कि अगले दिन साहित्य का दिन था, तो उन्होंने उन बच्चों से कहा कि दोस्तों, आज एक ही पात्र है, उसको लेके तुम लोगों ने लिखना है, तुमने अपनी रचनाएं जो है रचनी है, और वो पात्र है आलू। तुमने कल उसकी कहानी सुनी, तुम लोग शुरू हो जाओ, और जितना तुम लिखोगे उससे हम लोग एक डिजिटल मैगजीन बनाएंगे। आप विश्वास करेंगे, अगले दिन शाम तक डिजिटल पत्रिका तैयार हो गई। बच्चों ने क्या क्या लिखा, बच्चों ने आलू पर संपादकीय लिखा, बच्चों ने आलू पर कहानियां लिखी, कविताएं लिखी, गीत लिखे, कार्टून बनाए, चित्र बनाए, बच्चों ने आलू के नाम पत्र लिखे, बच्चों ने आलू पर नाटक लिखा, बच्चों ने संवाद लिखे। मतलब अकल्पनीय, उनको किसी ने नहीं बताया, लेकिन उस आलू से संवाद करते हुए उनके मन में इतना बैठ गया हो। जबकि मैंने बताया था पहले आपको कि आलू कहाँ पैदा होता है, मतलब पेड़ पर लगता है सेब की तरह, या कहाँ, मतलब जहां ये हालत हो, उस जगह असली चीज पता लगने के बाद बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे समझदार कर रहे हैं, बच्चे तो क्या कर रहे हैं, अकूत उनके भीतर जो है जिज्ञासाएं हैं और अकूत संभावनाएं हैं। एक प्रोफेसर लवकरे हैं, उनकी पुस्तक एक बार मैं पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि बच्चे सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, सबसे बड़े जिज्ञासु जो हैं वो बच्चे हैं। जब बच्चा बचपन में दूध फेंक देता है ना, गिलास खिड़की से बाहर फेंक देता है, कांच का गिलास फेंक के तोड़ देता है और हंसता है खूब, वो उसका प्रयोग हो रहा होता है, वो वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा होता है। वो गर्म चीज पे हाथ मत लगाओ कहेंगे, वो बार बार लगाता है, वो जानना चाहता है कि इससे क्या होता है। इतनी जिज्ञासा है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है, वो आसमान को देखता है,
इतने ये दियों की तरह जगमगाते, बल्बों की तरह जगमगाते क्या है ये सूरज क्यों रोज चला आता है, ये चांद कहाँ से रात को आता है, ये बादल क्यों बनते हैं, कोहरा कहाँ से आ जाता है, ये फूल जब खिलते हैं तो बसंत क्यों आ जाता है, ये पेड़ को सो क्यों जाते हैं सर्दियों में, फिर इनकी कलियां जाग करके कैसे खिल जाती हैं, एक छोटा सा सूक्ष्म बीज कैसे बढ़ करके एक पूरा पेड़ बन जाता है। ये सब जो है वो बच्चा सोच रहा है, जानना चाहता है, एक एक चीज जानना चाहता है। आप जितना ही उसको ज्यादा बताएंगे उतना ही वो समझेगा। आज आज का बच्चा इतना अधिक जिज्ञासु है और उसकी दुनिया में इतना कुछ उपलब्ध है कि वो आज की कहानियां जानना चाहेगा, आज की कविताएं सुनना चाहेगा। आज की कविताओं से मेरा मतलब ये नहीं है कि उस पर एक मशीन पर लिख दी और एक रोबोट पर लिख दी और मैं तो चला आसमान और ये, इससे नहीं है। ऐसी कविताएं जो आज के बच्चे की दुनिया को परिभाषित करती हूँ। पेड़ पर भी अगर लिख रहे हैं, उस पेड़, वो पेड़ इतना उसके भीतर उसकी भावनाओं को जगा दे उस कविता में कि कल को वो पेड़ कोई काट रहा है तो वो एकदम उसको रोके। उसके भीतर ये जज्बा आ जाना चाहिए, उसके भीतर ये भाव पैदा हो जाए कि ये जो पेड़ है इसमें जीवन है, आप समझ नहीं रहे हैं। एक छोटे से बीज से इतना बड़ा और आप कह रहे हैं कि ये तो खाली खड़ा है लेकिन जीवित है। ये बच्चे में तब आएगा जबकि हम इतनी इतनी प्रभावशाली, इतनी असरदार जो है वो कविता लिखेंगे उसमें। हम इसी तरह से हम पर्यावरण की बात करते हैं, उसको कविताओं में, गीतों में जरा सा समझाइए तो सही, बच्चा उसको उसको समझ ले। वो रूखा नहीं होना चाहिए। एक केमिस्ट्री के रिटायर्ड प्रोफेसर और यूरेका पत्रिका के संपादक, उनका मैं कई बार उल्लेख करता हूं, और 70-80 बच्चों की पुस्तकें लिखे हुए प्रोफेसर शिवादास, वो वो कहते हैं कि इफ साइंस इज डिफिकल्ट चेंज इट टू लिटरेचर। विज्ञान अगर कठिन लग रहा है तो उसको साहित्य में बदल दीजिए। साहित्य में इसलिए क्योंकि वो सरस हो जाएगा। माने ज्ञान जो आपकी दुनिया में आज आप बच नहीं सकते। आज अगर आप सोचेंगे कि मैं जमींदारों की कहानियां और सेठ साहूकारों की कहानियां लिख करके मतलब जो है रच दूंगा कुछ, तो वो नहीं चल पाएगा। आपको आज की कहानी लिखनी पड़ेगी, ये मजबूरी है। जब जैसा समय आया, समय ने करवट बदली, उस तरह से रचनाकार को रचना होगा, अन्यथा आप उस रेस में, उस दौड़ में पीछे छूट जाएंगे। आज के समय के हिसाब से आपको सामने आना है। वो बच्चे जिनकी दुनिया अकेली होती चली जा रही, जो आइसोलेशन होता चला जा रहा है, जिनके घरों में वो बिल्कुल पूरा घर परिवार सब कुछ है लेकिन बच्चा अकेला छूट गया है, क्या उसके दर्द को हम अपनी कहानियों में उभार रहे हैं? क्या उस बच्चे के दर्द को हम अपनी कविताओं में ला रहे हैं? अगर नहीं ला रहे हैं तो फिर बाल साहित्य का अर्थ क्या है? हम बाल साहित्य का को सार्थक तभी मानेंगे जबकि वो आज के बच्चे की दुनिया के बारे में बात करे और उसको ये बताए कि देखो बच्चे, कल ये हो सकता है, कल ऐसा हो सकता है। आप उसको आज बरगला नहीं सकते। वो जानता है कि चंद्रयान और मंगलयान वो चंद्रमा और मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं, उनकी उनकी कक्षा में पहुंच चुके हैं कर। उसे और भी बहुत कुछ मालूम है, उसे सूर्य के बारे में मालूम है, उसे 8 ग्रह के बारे में मालूम है। आप 9 कहेंगे तो वो टोकेगा कि नहीं नहीं अब तो 8 हैं, पहले 9 होते थे। वो प्लूटो के पार की भी बातें जानता है। वो ये भी जानता है कि 2 वॉयेजर यान जो है वो पूरे सौर मंडल की सीमा को पार कर करके असीम ब्रह्मांड में आगे चले गए हैं करके। वो ये पूछ सकता है आपसे कि वो जाते 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 इतने सन 1977 76 77 में वो छोड़े गए थे, तब इतने वर्षों के बाद क्या उन्हें वहां कोई कहीं ऐसा तो नहीं कोई एलियन मिल जाए, कोई उनको बुद्धिमान जीव मिल जाए? क्या ऐसा हो सकता है अंकल? क्या पापा ऐसा हो सकता है? मम्मी ऐसा भी तो हो सकता है। ये पूछ सकता है बच्चा। इसलिए आपको उसकी कल्पनाओं में साथ चलना होगा। आपको खुद भी समझना होगा कि आज हमारा बच्चा साहूकार के बारे में नहीं पूछेगा, वो उसकी कमतौल के बारे में और उसके कर्ज के बारे में नहीं पूछेगा।
आज वो ये पूछ सकता है समुद्रों को पानी कब तक रहेगा, ये चंद्रमा रोज क्यों आता है, चंद्रमा किसी दिन आता ही नहीं है, ऐसा क्यों होता है। अगर चंद्रमा रूठ के चला जाए, नाराज हो जाए, चंद्रमा न रहे तो क्या होगा। इतनी जबरदस्त चीजें होंगी कि वो हमारी कल्पना से परे है। लेकिन उसके लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मैं ये मान के चलता हूं, जिसको विज्ञान विज्ञान बात हो रही और मेरी ब्रांडिंग विज्ञान की उसमें है। इसलिए आज मैं सोच रहा था, बहुत साथी जो है हो सकता है इस बात से चौंके हों कि बाल साहित्य का आगाज जो है वक्तव्य का, वो एक विज्ञान लेखक से हो रहा है, क्योंकि मुझ पर मोहर जो है वो विज्ञान लेखक की लगी हुई है। लेकिन साथियों, अभी 3 दिन पहले मैंने भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार शेखर जोशी जी का साक्षात्कार लिया था, उनकी कहानियों पे बातचीत की थी। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, ये संदर्भ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं साहित्य और विज्ञान में अंतर नहीं मानता, मैं इतिहास में भी अंतर नहीं मानता। मैं पर्यावरण को समझाने के लिए अगर बच्चे को अपनी टाइम मशीन में बैठा करके वर्तमान से अतीत में ले जा रहा हूं, तो मुझे बताना होगा 1375 में दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक का राज था, और वहां घने जंगल थे इसी इसी दिल्ली में, और उन जंगलों में तमाम वन्य जीव थे, और किस तरह से निर्ममता पूर्वक वो शिकार खेल रहा था। और देखो, वहां तो लाल किला है ही नहीं। वो बच्चा तब समझेगा जब वो मेरी टाइम मशीन में जाके वहां देख रहा है, लेकिन वो तब समझेगा जब मुझे पता होगा। 1190 में ये कुतुब मीनार बनना शुरू हुई थी, बाद में इस पर आकाशीय बिजली गिर गई, और आजकल तो जो है जब 1375 वर्ष वहां पहुंच जाएगा पीछे, तो वो पूछेगा ये मीनार जैसी क्या है, पता लगा ये कुतुब मीनार ही है, इस पर बिजली गिर गई थी, आजकल फिरोज शाह तुगलक मरम्मत करवा रहा है इसकी। ये ऐतिहासिक तथ्य है। तो फिर लाल किला क्यों नहीं है, लाल किला कहाँ गया, शाहजहां आया ही नहीं अभी कहीं। तो मैं कैसे कहूं कि विज्ञान अलग है, इतिहास अलग है, और ये अलग है, साहित्य अलग है, और मैं उनको उस दिल्ली में ले जा रहा हूं, भूगोल कहां से अलग हो गया। तो इसलिए बच्चे को भी पढ़ने दीजिए, और आप भी रुचि लीजिए कि हर विषय को पढ़ें, क्योंकि सभी विषयों का अंतर संबंध है। सब विषय आपस में जुड़े हुए हैं। हम जितना ही विषयों को समझेंगे, उतना ही हम उन विषयों के भीतर से जा करके बच्चे को बताएंगे कि देखो बेटे, चीजें इस तरह से होती हैं करके। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा, समय भी शायद काफी हो चुका होगा, और बच्चे के लिए जो आज की दुनिया का मैं कह रहा हूं, और अपने सारे साथी वो सब लिख रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो नई पीढ़ी है, जो लेखन में बाल साहित्य रचने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहे हैं, उनसे मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अपने समय की कहानी लिखिए, आने वाले समय की कहानी लिखिए, क्योंकि वही कहानी जीवित रहेंगी, वही कविताएं कल के लिए काम आएंगी। आज हम नरेश सक्सेना जी की कविताएं पढ़ते हैं तो उनको कौन विज्ञान कहेगा, वो तो साहित्य के आदमी हैं, वो इंजीनियर हैं पेशे से। लेकिन उनमें किस तरह से जीवंत हो जाता है सारा, मतलब हमारा समय कितना उसके अंदर, एक एक पेड़ के बारे में अगर वो लिख रहे हैं, वो पेड़ किसी को समझाने की जरूरत नहीं, उसको 1 घंटा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, उसको किताब पढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो उस पेड़ को बहुत प्यार से जो है उसके झप्पी लेगा, उस पेड़ की उसको प्यार करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि इस पेड़ से वो भावनात्मक रूप से जुड़ जाएगा। तो इसलिए हमें चाहे कहानी हो, कविता हो, नाटक हो, नाटकों में बहुत प्रसिद्ध नाटककार हैं प्रताप सहगल जी, उन्होंने जैसे लिखा है आर्यभट्ट पर, उसको जीवंत कर दिया पूरा, आर्यभट्ट के समय कैसे। और उसमें मुख्य चीज क्या दिखाई है, एक प्रगतिशील जो है एक विचारधारा और एक प्रतिगामी विचारधारा, किस तरह से उसमें टकराव होता है, और किस तरह से आर्यभट्ट जो है उसमें से निकल करके आता है। पूरे आर्यभट्ट का अन्वेषक नाम से वो नाटक लिखा है। उनका नया नाटक भी विज्ञान के ही किसी विषय पर आ गया है। वो विज्ञान नहीं, वो साहित्य का नाटक है। जैसे इसमें ब्रेख्त का नाटक है माना गैलीलियो, तो उसको हम ये थोड़ी कहेंगे उन्होंने विज्ञान का नाटक लिखा।
ब्रेख्त ने एक महान नाटक लिखा जिसका नाम गैलीलियो है। वो उस समय के बारे में बोलता है, उस समाज के बारे में बोलता है। आर्यभट्ट पर अगर लिखा जा रहा है तो वो आज के बारे में भी बोलता है, वो आर्यभट्ट को आज से जोड़ देता है। ये सफलता होती है उसके लिखने की। तो इसलिए नई पीढ़ी के अपने साथियों से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि साथियों, बच्चों को बाल साहित्य की ओर आकर्षित करने के लिए पहली चीज़ तो ये, जो प्रोफेसर शिवादास ने जैसे कहा कि विज्ञान कठिन लग रहा है तो उसको सरस बनाइए, उसको साहित्य में बदल दीजिए, उसकी विविध विधाओं में लिखिए ना, विज्ञान कथाएं लिखिए, विज्ञान कविताएं लिखिए, विज्ञान गीत लिखिए। विज्ञान इसलिए लगा दे रहा हूँ वो फर्क करने के लिए, बाकी जैसा मैंने बताया वो सब आज का ही है। आज आप अगर मोबाइल पे लिख रहे हैं को तो मोबाइल से वो भावनाएं जागृत होनी चाहिए, वो बच्चे का आइसोलेशन, वो बच्चे की एकाकी दुनिया सामने आनी चाहिए, न कि मोबाइल का चमड़े का खोल और उसके भीतर की चिप और उसका वो टेक्नोलॉजी की कविता नहीं उसकी। ज्यादातर लोग उस तरह का भी कर देते हैं, उसकी बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि उस गैजेट के माध्यम से, वो जो टेलीविजन रखा हुआ है, उस टेलीविजन के माध्यम से कैसे बच्चा एक काल्पनिक दुनिया में कहां पहुंच गया है और लगातार पहुंचता जा रहा है, वो किस दुनिया में जी रहा है, उसकी अगर बात होती है तो वो एक आज के समय की कहानी होगी। तो इसलिए हमें उसको देखना चाहिए। जब हम इस तरह की रचनाएं करेंगे, जब हम इस तरह की रचनाएं रचेंगे, तो तभी आज का बच्चा उनमें रुचि लेगा। आज का बच्चा, मैं बीच में देख रहा था, वो कुछ भी सवाल कितने जोरदार पूछता है। मेरे पास एक बच्ची का सवाल आया कि गायें काली भूरी या सफेद ही क्यों होती हैं, वे नीली या हरी क्यों नहीं होती हैं। अब एक चीज ये है क्लासरूम में पूछे और उसको डपट के अगर चुप करा दीजिए, ये रास्ता नहीं है। ये बच्चे की जिज्ञासा है, वो वैज्ञानिक है महान, बचपन में वो एक महान वैज्ञानिक के रूप में पूछ रहा है, वो जानना चाहता है, वो इस गूढ़ रहस्य को जानना चाहता है कि गाय हरी या नीली क्यों नहीं है। अब हम उसको कितनी प्यार से और किस तरह से समझाते हैं, जीन की कहानी है कि किस तरह से गुण हम लोगों में कैसे आते जाते हैं, हमारे भीतर प्रकृति ने क्या दे रखा है, माँ बाप को क्या दे रखा है, वो किस तरह से बच्चों में सामने निकल कर आता है और किस तरह से वो गुण हमें दिखाई देते। ये बड़े प्यार से हमें समझाना पड़ेगा तो तभी पता लगेगा। एक बच्चे ने पूछा कि हमारे यहाँ डॉगी ने पिल्ले दिए हुए हैं, वो पिल्ले आंखें बंद थी, वो तो कहीं आ जा नहीं सकते थे, लेकिन मैंने कल देखा कि वो तो चल फिर रहे हैं, उनकी आंखों में लेंस कौन फिट कर गया। अब बताइए कितनी बड़ी जिज्ञासा है एक बच्चे की। तो उसको बहुत प्यार से समझाना होगा कि हमारी आंख जो है वो कैसे काम करती है, कैसे हमारी आंख में प्रकृति ने जो है खुद एक लेंस फिट किया हुआ है, वो तो प्रकृति ने किया हुआ है, उसके लिए कोई डॉक्टर नहीं आता है। लेकिन उसने अपने घर में बुजुर्गों को देखा होगा कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराते हुए, तो उसमें उसको बताना पड़ेगा कि वो जो लेंस ना प्रकृति ने दिया था वो घिस गया, वो उम्र के साथ घिस गया और अपारदर्शी हो गया। जैसे कांच को घिसोगे तो वो उससे साफ नहीं दिखाई देता है। तो अब डॉक्टर उसको निकाल के उसकी जगह मनुष्य का बनाया हुआ एक नया लेंस लगा देते हैं। तो फिर दादाजी देखने लगते हैं, दादी फिर देखने लगती है। तो वहां जो डॉगी के पिल्लों को आंख में लगाया है वो प्रकृति ने लगाया हुआ है, हम सब के प्रकृति ने, तुम्हारे भी प्रकृति ने लगाया हुआ है। वो अपने शरीर के बारे में पूछ सकता है, हमारे दो कान क्यों हैं, एक ही क्यों नहीं है, हमारी आंखें किनारे क्यों नहीं है, गाय की तो किनारे होती हैं, हमारी सामने क्यों है। इस तरह की चीजें, ये जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं ये हवा कहाँ कहाँ तक है, कैसे, मतलब इतनी तरह के सवाल उसके हो सकते हैं। हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चे को आज की दुनिया की इस तरह की जानकारी दें और हम ऐसा बाल साहित्य रचें जिससे कि हमारे बच्चों को आज की दुनिया की जानकारी अधिक से अधिक मिल सके। और वो हमारे बाल साहित्य में, बाल साहित्य एक तो लिखने का हुआ, एक जो है टेक्नोलॉजी जब बदलती है समय बदलता है। अब आज की तारीख में जब कोरोना काल चल रहा है,
आप बताइए कि ये कोरोना का वायरस कहाँ से आया, कितनी तरह की अफवाहें उड़ी, कितना कुछ कहा गया। ये तो लैब में मैन मेड है, मनुष्य ने खुद बनाया और लैब से भाग के बाहर चला आया। पहली बात तो ये कि इतना खतरनाक वायरस जिसने दुनिया में करोड़ों लोगों की जान ले ली है और आज सबके सब घरबंदी में हैं, इतना भयानक ये कहाँ से आया। लेकिन कल जो है हम एलियन एलियन कह रहे हैं, अगर ऐसा ही कोई जीवाणु या विषाणु, कोई कोई बैक्टीरिया या वायरस हो सकता है वो किसी लोक से आकर के पृथ्वी पर आ जाए तो कितनी तबाही मचा देगा, कितना कहर ढा देगा। हम ये भी तो सोच सकते हैं। लेकिन इसी जगह किसी किसी अन्य लोग से कोई ऐसे भी तो हमारे हितैषी आ सकते हैं जो कि दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और वो कहें कि चलो इससे हम निजात दिलाते हैं, हम आपकी मदद करते हैं। क्या ऐसा भी तो हो सकता है? लेकिन अगर वो बुद्धिमान वास्तव में होंगे तो वो तो ये पूछेंगे हमसे ना, हमारे किसी से भी, पूरे राष्ट्राध्यक्षों से भी ये पूछ सकते हैं कि ये जो बना रहे हो ना परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, इन बमों को तुमने प्रयोग भी किया है, एक में लाखों लोगों की जान ले ली, तो तुम क्यों बना रहे हो इनको? अपनी ही प्रजाति को समाप्त करने के लिए? फिर वो पूछेंगे तुम इतनी साफ सुथरी हवा प्रकृति ने तुम्हें दी थी और सदियों से, हजारों वर्षों से तुम उसमें सांस ले रहे हो, आज तुम उसमें जहर क्यों घोल रहे हो? इससे तुम खुद बीमार पड़ रहे हो, तुम्हारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, तुम्हारे बूढ़े बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं। कितने लोगों की दुनिया में सालाना लाखों लाख लोगों की जान जा रही है इससे। इतना प्रदूषण तुम फैला रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? अपनी प्रजाति को खत्म करने के लिए, मनुष्य प्रजाति को ही। मनुष्य जाति ऐसे खत्म हो जाएगी? तुम पानी में सारा जहर घोल दे रहे हो। वो पानी तो पीने के काम आता है, प्रकृति ने हमको दिया हुआ है, उसमें जहर क्यों घोल रहे हो? तुम पृथ्वी में सारा जहर घोल दे रहे हो, तुम दूध में जहर घोल दे रहे हो, तुम खाने में सारी मिलावट मिला रहे हो। किसके लिए? जो खाने में, दवाइयों में, और दवाइयों के नाम पे जो भी हमें चीजें मिल रही हैं उनमें सारा जो जहर मिलाया जा रहा है, मिलावटी आ रहा है। शहद की अभी बात चल रही है कि उसमें किस तरह से सिरप जो है पूरा, चीनी का सिरप जो है वो पूरा बना करके, बदल करके शहद के नाम पे बेचा जा रहा है। आप कल्पना कीजिए जिनको डायबिटीज है वो उस शहद की 2 चम्मच रोज ले रहे हैं, किस तरह मनुष्य को खत्म कर रहे हैं। ये आत्मघाती मनुष्य जो कि खुद आत्मघात कर रहा है, और साथ में हत्यारे मनुष्य जो कि अपने ही प्रजाति के लोगों को खत्म कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके लिए क्या कोई कोई दंड नहीं दिया जाना चाहिए? जो लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन नियम इतने ढीले होते हैं कि उनमें सब कुछ मिलावट और इधर उधर करके भी निकल जाते हैं लोग। इन चीजों की जानकारी बच्चे को होनी चाहिए कि चीजें किस तरह से उसके आसपास हो रही हैं, किस तरह से ये दुनिया उसकी चल रही है। वो जो लिखकर कल तक पढ़ते थे, अगर पत्रिकाएं कम हो गई तो आज मैं आपके साथ बातें कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं? ये तो कभी संभव ही नहीं था, हमने खुद भी नहीं सोचा था। आपको सच बताऊं, अभी 10 साल 15 साल पहले तक अकल्पनीय था, हमने कल्पना ही नहीं की थी कि मैं इस तरह से आमने सामने आपसे बात कर सकूंगा। बात हो ही नहीं सकती थी क्योंकि न मोबाइल था हमारे पास, कुछ था ही नहीं। और मोबाइल आकर के कैसा करोड़ों करोड़ों घरों में पहुंच गया सीधे। तो ये एक नया तरीका आ गया जिस तरीके से आज आप और हम संवाद कर ले रहे हैं। तो हो सकता है कल पत्रिकाएं अगर कम आ गई हैं तो इसी मोबाइल पर, इसी लैपटॉप पर, इसी टैबलेट पर क्या हम पत्रिका पढ़ सकेंगे? तो कल पत्रिकाएं पता लगा इस पे आने लगी, किताबें तो आ ही रही हैं, उन किताबों के पन्ने भी हम इसमें पलट ले रहे हैं, हम उसका फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं, हम उसको आराम से पढ़ सकते हैं। ये कल हो सकता है। तो इसलिए आज बच्चे को ये भी तैयार रहना होगा। और दूसरा, जब हम इस माध्यम में आएंगे तो अब पत्रिका में जो हम 5-5 10-10 पेज का लेख या कहानी लिख लेते थे, संभव है यहाँ उतना सब्र न रहे पाठक में, बच्चे में। यहाँ वो चाहेगा कि उसको संक्षेप में एक ऐसी सटीक कहानी बता दी जाए जिसको पढ़ने में आनंद आ जाए और वो कम समय में ही उसको पढ़ भी ले। हो सकता है।
तो उसको पढ़ने के लिए भी एक माध्यम बदलने के साथ साथ हमारी बाल साहित्य रचने की एक आवश्यकता भी बदलेगी कि उसकी सीमाओं में परिवर्तन आएगा। हम किस तरह का लिखें करके उसमें हो सकता है कि हम इसमें जो रचनाएं दें उनमें संवाद ज्यादा आना चाहिए। उन संवादों के माध्यम से हो सकता है बच्चा ज्यादा आनंद ले। इनमें जो नाटक आए वो ज्यादा बोलते हुए आए, ध्वनियों का प्रयोग बहुत अधिक हो, क्योंकि अब इसमें कागज में ध्वनि नहीं आ सकती थी। लेकिन यहां अगर हम झरने की बात कर रहे हैं, मैं एक कविता सुना रहा हूं बच्चे को और मेरे पीछे एक झरना जो है वो झरझर 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 पूरा एक झरना बह रहा है। मैं एक नदी का गीत सुना रहा हूं और नदी कल 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 करती हुई बह रही है, वो आ रहा है। वो इस माध्यम में संभव है, वो किताब में नहीं संभव है, वो पत्रिका में नहीं संभव है। तो इसलिए ये संभावनाएं भी हमें तलाशनी होंगी कि अब नए समय में हमें इस तरह से अपना लेखन को भी दिशा देनी होगी कि नए माध्यमों के लिए हम सटीक रचनाएं रच सकें। ये भी कोशिश करना बेहद जरूरी है, तभी हम समय के साथ चल सकेंगे। समय के साथ जो है चलने के लिए बेहद जरूरी है कि उस समय की आवाज को हम सुने और उस समय के हस्ताक्षर हमारी रचनाओं पर हों। तभी 20 साल बाद लोग कहेंगे ना कि 21वीं सदी के जो है दूसरे दशक में इस तरह का समाज था, इस तरह का लिखा गया जो मैं पहले कह रहा था। तो काफी बातचीत मेरे ख्याल से हो गई है। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने भी मेरी बात सुनी और इतना धैर्य दिखाया कि न जाने मैं क्या बोलता चला गया और काफी देर से मैं बोलता चला जा रहा हूं, फिर भी आपने मुझे सुना। इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और आप लोगों से संपर्क बना रहेगा और इस तरह से एक संवाद हमें अब तो यही माध्यम एक हम लोगों का सहारा बन गया है। इसलिए इस माध्यम से हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहेंगे और इसके लिए जिस तरह ये मंच तैयार किया है डॉक्टर ऋषि शर्मा जी ने, हिंदगी हिंदी है जिंदगी का मंच, इस मंच पर जो है हम लोग मिलेंगे आगे और आपस में बातचीत होती रहेगी, संवाद होता रहेगा। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।